हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लंबे समय से यूपीएससी और यूपीएससी जैसे स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी लंबे समय तक एग्ज़ाम की तैयारी में अपना समय दिया और अल्टीमेटली कभी कुछ मार्क्स से रह गया, कभी कुछ मार्क्स से रह गया। मैंने अपने स्टेट पीएससी एमपी पीएससी में 5 बार इंटरव्यू के लिए अपीयर किया। मैंने यूपीएससी के कई बार मेंस लिखे। मैंने यूपीएससी सीडीएस से मैं कॉन्फ्रेंस राउंड तक गया, हालांकि कॉन्फ्रेंस राउंड से मैं बाहर हो गया था। तो इस तरह एक लंबी जर्नी थी मेरी। और मैंने इस इन एग्ज़ाम से अल्टीमेट सक्सेस मुझे नहीं मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश पीएससी में जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो उन कैंडिडेट्स को प्राइवेट सेक्टर में जाने का मौका दिया जाता है। तो मैंने उससे एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में मैंने ज्वाइन किया और मैं आज एक ठीक ठाक पोजीशन पर हूँ। तो शैलेंद्र सर ने मुझे इनवाइट किया लोग प्लान बी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये प्लान बी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सभी यूजुअली जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं वो डिस्कशन करने से बचते हैं। हम इस बारे में खुलकर डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ऐसी सिचुएशन हमारे साथ नहीं आएगी, लेकिन 98% कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आती है। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमारे ऊपर सोसाइटल प्रेशर आने लगता है, हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आने लगता है, हमें लोगों को जवाब देना होता है, हमें अपने आप को प्रूव हम करें, ये हमें दिखाना होता है दुनिया को। तो ये एक साइलेंट प्रेशर अंदर अंदर डेवलप होते रहता है। तो आज हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे। देखिए, जब भी हम अपना ग्रेजुएशन पूरा करके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें शुरू के 2 से 3 साल फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस समय हमें प्लान बी या किसी भी दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे पास भरपूर एनर्जी होती है और तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जब हम 2 से 3 अटेम्प्ट हम अपने एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, भले भी रीज़न कुछ भी हो, हमारे थोड़े नंबर से रह गया हो, हम इंटरव्यू अपीयर किए हो, मेंस लिखे हो, कुछ भी हो, तो अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है जिसे टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें करना ये चाहिए कि 2 से 3 अटेम्प्ट देने के बाद हमें सिमिलर एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी का एक सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है, कई स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन से रेलेवेंट होते हैं। जैसे एक स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है और जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होते हैं। तो जो भी आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो उन पर हमें अपनी नज़र बनाई रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमारा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा है तो हमें दूसरे एग्ज़ाम्स पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो गए, नाबार्ड का एग्ज़ाम हो गया, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का एग्ज़ाम हो गया। और अगर हमें टीचिंग लाइन में जाना है तो हम बीएड का कोर्स कर सकते हैं, हम कोई कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमें इस समय पीजी ज़रूर कर लेना चाहिए। पीजी करना आजकल बहुत आसान हो गया है, हम ऑनलाइन कोर्सेज करके भी हमें पीजी अवार्ड कर दिया जाता है, इग्नू के कोर्सेज होते हैं। ठीक है। तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी स्टेट सर्विसेज के लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रुप सी यू के यूजुअली एग्ज़ाम होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एमपी व्यापम एग्ज़ाम्स करवाता है, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसी तरह बिहार में और भी दूसरे हर स्टेट्स में अपने एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं, वो एग्ज़ाम करवाती हैं। तो हम यूजुअली गलती ये करते हैं कि हम उन एग्ज़ाम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन थोड़ा अगर हम उन एग्ज़ाम्स में जाके उन जॉब को लें तो थोड़े समय के बाद मोर और लेस सिविल सर्वेंट लाइक पोजीशन पर ही हम होते हैं। बट हमारे एस्पिरेशंस हाई होते हैं तो हम कई बार सोचते नहीं हैं उन सब चीज़ों को ज्वाइन करने के बारे में। तो हमारे हाथ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें इन एग्ज़ाम्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, हम एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करके हम कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे बोलूँगा कि आप तैयारी के बाद 2 से 3 अटेम्प्ट आपने दे दिए हैं, आप अपने आप को कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हमेशा रेडी रखिए। भले आप ज्वाइन करिए या ना करिए, वो आपके ऊपर, वो आपकी चॉइस है।
हमें जो भी लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, या फिर आजकल एआई से रिलेटेड कोर्सेस होते हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोर्सेस होते हैं, तो यूआई यूएक्स से रिलेटेड कोर्सेस होते हैं, डाटा साइंस से रिलेटेड कई कोर्सेस होते हैं, डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कोर्सेस होते हैं, वो हमें ज़रूर कर लेने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस बैकग्राउंड से हो तो ही वो इन सब चीज़ों के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में कोर्सेस करे। आप देखिए, कॉरपोरेट सेक्टर में भले वो मैकेनिकल का स्टूडेंट हो या फिर किसी भी ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट हो, वो सभी आईटी सेक्टर सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें इस एब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें हमारे हाथ में रोज़गार होना ज़रूरी होता है। सपने तो चलिए चलते रहते हैं पैरेलली, लेकिन रोज़गार भी होना ज़रूरी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे प्लान बी के बारे में। और कई एनजीओज़ होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। कई अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एक टिस का एग्ज़ाम होता है, तो उन सब के द्वारा भी हम अच्छे एनजीओज़, अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर पे जा सकते हैं। ये बेसिक आइडिया मैंने आप सबको दिया प्लान बी के बारे में। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। शैलेंद्र सर ने मुझे बोला था प्लान बी के बारे में डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैंने आप सबके बीच आया। थैंक यू वेरी